और मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस है इस चीज़ को लेकर के कि कहीं ना कहीं एनजीओ जो है वो एक ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फंड करने के काम आते हैं। मैं एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है बट फिर भी स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य इसमें से क्या है और ये सारी चीज़ें क्या सही है या फिर लोगों के अंदर बस एक धारणा है इनके माइंडसेट। आपने जो पूछा वो क्वेश्चन आज के सिनारियो में काफ़ी हद तक सही है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा इसमें मानना है, जो लोग बोलते हैं कि 90% करप्शन है और 10% ईमानदार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कई बार ऑफिस में बोलते हैं नहीं मुझे इतना ही देर काम करना है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है। मैं अपने लास्ट मूवमेंट में पापा के साथ नहीं रह पाया। उसका आउटपुट मेरे पास क्या है? पापा एक्सपायर हुए, मैं ऑफिस में था। कुछ आउटपुट होना चाहिए ना कि मैंने उस दिन ज़्यादा कमा लिया। लेकिन हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल समझिए या उस चीज़ से बंध गए थे कि हमको 10:30 में ऑफिस पहुंच जाना है। नमस्कार साथियों, आज एक बेहद खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं आरसी एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर के फाउंडर एंड डायरेक्टर आशुतोष कुमार पांडे जी। लेकिन एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले हम थैंक्स करना चाहेंगे मिल लाइफ नेचुरल्स का। मिल लाइफ नेचुरल्स के डायरेक्टर हैं आरती महतो जी, जिनके वजह से ये एपिसोड संभव हो पाया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मिल लाइफ नेचुरल्स को तो आप डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम यहाँ पे बहुत सारी पहलुओं पे बात करेंगे, जैसे कि कोविड काल में कैसे लोगों की मदद किए थे आशुतोष कुमार पांडे जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम टू आवर शो सर। ठीक, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया हमारे शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। और आरती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो हम यहाँ पे थोड़ा शुरुआत से जानना चाहेंगे कि आपकी ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई। जो हमारा एनजीओ था, सबसे पहले तो आरसी एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर के नाम पे ही आरसी जो नाम है, ओके। एक्चुअली एक मेरी बच्ची थी जो प्री मैच्योर बर्न हुई थी। उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब डिफीट था हार्ट में। तो फिर हमने उसको एम्स में काफ़ी समय तक 2-3 महीना हम उसको लेके एम्स में थे। और उस पीरियड में काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों का। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं। मतलब मेरे जितने जानने वाले लोग थे, आइदर मिनिस्टर लेवल थे, जो यहाँ के लोकल सांसद थे, रामटहल चौधरी जी, उनका भी सपोर्ट मिला। और वहाँ उस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे आपके अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने डायरेक्ट मॉनिटर किया उस चीज़ को। खैर जो भी है, क्रिटिकल कंडीशन में भी उसका ऑपरेशन हुआ, 2-3-4 साल सरवाइव भी की। आफ्टर दैट कोविड के जस्ट पहले का टाइम था, सी वाज एक्सपायर्ड। तो वो उस समय एक्सपायर कर गई। तो उसी समय मेरे मन में एक नहीं होता है, किसी को खोने के बाद आता है कि अब क्या, इसके आगे क्या। तो हमने उस समय सोचा कि पापा से भी डिस्कशन हुआ, तो पापा बोले कि हाँ, एक उसके नाम से कुछ एनजीओ टाइप का शुरू किया जाए। तो फिर मैंने उसी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करने का सोचा। तो आरसी एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर करके हमने रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाने में कोविड का भी काफ़ी योगदान था। फिर कोविड में लोग, देखिए इसमें हुआ ऐसा, बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें हमने ये चीज़ फील किया कि अगर आपके पास बैंक में पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है, एसेट्स है, लोग हैं, फिर भी आप अपने को नहीं बचा सकते हैं। कोई अपना है, खास है, उसको बचा नहीं सकते हैं आप। मतलब पैसे से आप किसी का जीवन नहीं खरीद सकते। जीवन नहीं बचा सकते। हाँ, तो हमने सोचा कि इस पैसे का बेटर यूटिलाइज ये होगा कि इसको किसी को दे देते हैं। मतलब वो पैसा देख के हम लोग को रोना आ रहा था उस समय। मतलब अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, हम उस बच्चे का इलाज नहीं करा पाए। रहे। करेक्ट।
करवा पाए नहीं, वो तो एक्सपायर कर गई। तो इस वजह से मैंने ये जो क्या बोलेंगे इसको छोड़ के और मैं ये एनजीओ साइड में मूव हो गया, स्विच हो गया। स्विच हो गया। तो इसका ये तो हो गया आपका बेस है स्टोरी। उसके बाद सेकेंड फेज आया कोविड का। कोविड में हमने लोगों को 3-4 लोग थे। डॉक्टर अनुज हैं, अनुज सर, पारस हॉस्पिटल के काफ़ी अच्छे सर्जन हैं। तो वो भी मोटिवेट किए। कोविड काल में हमने फिर जो भी गरीब लोग हैं उनको पैकेट हमने पहुंचाया। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता गया, एक ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ चलने लगी। तो तब तक आप अपने घर से ही फंड कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन को? जी, उस समय तक हम लोग अपना मतलब मैं नहीं बोलूँगा, हम लोग ही बोलेंगे। पूरी टीम? हाँ, पूरी टीम। जो भी आसपास के लोग हैं इसमें सबने सपोर्ट किया। कुछ भैया हैं जो आपके बेंगलोर में हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ दोस्त हैं जो यहाँ टीसीएस में हैं, उन्होंने भी डोनेशन दिया, फंड दिया। तो ऐसे करके तो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी और कभी ये बंद नहीं हुआ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में? अभी मेरे पास लगभग 50 लोग ऐसे हैं, 50-60 लोग हैं जो रेगुलर बेस पे डोनेशन देते हैं। मतलब बिना, एक होता है ना कि बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से, मतलब लोगों की मदद करने के भावना से कोई 50,000 डोनेशन कर रहा है, कोई 1 लाख डोनेशन कर रहा है। एक है बेंगलोर के हैं, भगवान के दया से उनका अच्छी सैलरी भी है, उनकी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और ऑलमोस्ट 50-60 लाख सैलरी है उनकी। साल में वो 5-6 लाख डोनेट करते हैं। ओके। कि आप जो काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इसलिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम से किसी का, हम लोग का टैग लाइन है मेक समवन लाइफ बेटर। बेटर कर। ठीक है ना? तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो लोग हेल्प कर रहे हैं और उससे हमारा सारा एडमिन का कॉस्ट निकल रहा है। हम लोग ट्रेनिंग दिला रहे हैं महिलाओं को। वुमेंस कॉलेज में हम रेगुलर बेस पे हेल्थ कैंप कराते हैं। उसमें जो भी एनीमिक बच्चे होते हैं या जो भी जिसको भी इलाज की ज़रूरत होती है उनको हम रिम्स रेफ़र करते हैं। सारे डॉक्टर्स की टीम है, जो लोग मतलब जो भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी, डाइटिशियन है 1-2, वो लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब सब लोग मिलके एक एफर्ट तो लगा रहे हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ चैलेंजेस के बारे में। हम्म। जब आपने आरसी एसोसिएशन को स्टार्ट किया तो आपको कितने चैलेंजेस आए इसमें? सबसे बड़ा और पहला चैलेंज तो फंड का होता है। कोई भी आप चीज़ शुरू करते हैं, इसमें 2 ही चीज़ होता है। एक तो फेथ होता है लोगों का, ट्रस्ट होता है, और दूसरी चीज़ होती है पैसा। पैसा तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस बात पे कोई नहीं डिनाई करेगा। हाँ, लाइक ए फ्यूल। तो मेन चीज़ हमारा फंड का था प्रॉब्लम। तो फंड धीरे धीरे वो आने लगा। फर्स्ट ईयर में हमने 4-5 लाख जनरेट किए, सेकेंड ईयर में हमने 18 लाख जनरेट किए, थर्ड ईयर में 50 लाख जनरेट हुए। तो ऐसे करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। और चैलेंजेस का मैं बात बोलूँ तो लोगों का फेथ जो होता है, फेथ में 2 टाइप का फेथ में बोलूँगा। एक फेथ ये होता है कि जिसमें लोग आपके ऊपर विश्वास करके पैसा दे रहे हैं, वो फर्स्ट काइंड ऑफ फेथ हो गया। सेकंड हो गया कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो। जो चीज़ आप बोल रहे थे कि Correct. ये जो हम लोग जैसे झारखंड के गाँव में जाते हैं, गांव में जाते हैं तो गांव के लोग जो हैं वो हमको किस नज़र से देख रहे हैं? हाँ। एज ए इंसान 2 ही तरह का होता है मेरे नज़र में, एनजीओ सेक्टर के नज़र में। या तो देने वाला होता है, या गिवर होता है, या टेकर होता है। या वो देने वाला होता है या लेने वाला होता है। तो गांव के लोग जो हैं वो हमको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं? वो हमको ये समझ रहे हैं कि ये कुछ देने आया है, या ये समझ रहे हैं कि हमारे गांव से कुछ ये लेके जाएगा। तो ये विश्वास दिलाना सबसे मुश्किल काम था गांव में। हम अगर गांव की बात करें तो, कि ये आए हैं कुछ हमको देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ना कि हमारे एसेट्स को ये ले जाने आए हैं। करेक्ट।
तो ये विश्वास दिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस है इस चीज़ को लेकर के कि कहीं ना कहीं एनजीओ जो है वो एक ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फंड करने के काम आते हैं। मैं एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है बट फिर भी स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य इसमें से क्या है और ये सारी चीज़ें क्या सही है या फिर लोगों के अंदर बस एक धारणा है इनके माइंडसेट। देखिए ये आपने जो पूछा वो क्वेश्चन आज के सिनारियो में काफ़ी हद तक सही है। मतलब ये जैसे वो लाइन हो गया ना कि हर पॉलिटिकल करप्ट होता है, करप्ट होता है, करेक्ट। हर गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट होता है। अभी तो एक नया ये आ गया कि हर आईएएस करप्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा इसमें मानना है कि आप अगर संसार को देखिएगा तो हमेशा ये चीज़ देखिएगा 50-50 ही होता है। जो लोग बोलते हैं कि 90% करप्शन है और 10% ईमानदार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी देखिएगा कि ये संसार 50-50 के ही बेस पे चलता है। अगर आपके अंदर 50% अच्छाई है तो 50% बुराई होगी। बुराई भी हो। किसी का कोई भी 90% 100% सही नहीं हो सकता है, हर आदमी के लिए सही नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज़ें बनी वो कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई बातें भी हैं और कहीं ना कहीं सही भी होंगी, लेकिन हम लोग जो एनजीओ ओपन किए जिस उद्देश्य से किए उसमें हम लोग का उद्देश्य पैसा कमाना था ही नहीं कभी। मैंने आपसे पिछले सप्ताह जब बात किए थे इस पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले, शुरू करने से पहले, तब भी आपके विज़न में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी था कि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है ये नहीं। और उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ आए थे जिसमें कि आपने एक कहानी का जिक्र किया था। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जब आप गए थे तो मैं वापस वही कहानी थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप उनके गांव गए थे। यहाँ से जैसे हम लोग जब एनजीओ ओपन किए तो हम लोग सबसे पहला जो हम लोग का प्रोजेक्ट लेने का था कि हम सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लेंगे वो बिरसा मुंडा के गांव से ही शुरू करेंगे अपने एनजीओ का पहला प्रोजेक्ट। तो हम वहाँ पे गांव में गए। गांव में महिलाएं हमको देख के अपने घर से निकलना नहीं चाह रही थी कि मतलब ये बाहरी लोग हैं। ये झारखंड में एक कॉमन चीज़ है कि बाहरी लोगों को वहाँ गांव के लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ उसी गांव की बात है या फिर जितने भी आदिवासी गांव हैं वहाँ की बात है? नहीं, मैक्सिमम इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम आदिवासी गांव जो हैं वहाँ पे बाहरी लोगों को वो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है, बाहरी लोग वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो इसके मतलब पीछे रीज़न क्या है? मतलब क्या वो जो अभी के जो लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते या नहीं, जैसा है वैसा है? मेरा पर्सनली ये मानना है कि उनको लगता है कि ये हमारे गांव में आके और हमारे एसेट्स को ये चुरा के लेके चले जाएंगे। ओके। उनका इंटेंशन कहीं से गलत नहीं होता है। वो लोग सीधे साधे भोले हैं। वाले हैं। हाँ, उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं देखा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि उन्होंने बाहरी दुनिया को देखा ही नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको एक अच्छी शिक्षा दें। उनको मेन स्ट्रीम में जो लाने के बाद सरकार भी बार बार बोलती है कि जो भी आदिवासी हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो वहाँ पे हम लोग गए तो जाने के समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। हम लोग का जो मेन थीम प्रोग्राम था वो वुमेन एम्पावरमेंट के पे ही था। नाबार्ड का प्रोजेक्ट था, हम लोग को अगरबत्ती बनवाना था। ठीक है। तो हम उस गांव में गए। गांव में जाने के बाद जो समाधि है बिरसा मुंडा जी की, उन वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के समाधि पे हमने माथा टेका। बोला कि हम लोग को शक्ति दीजिए कि हम गांव में घुस के और इस काम को कर पाए। तो हम उस गांव में गए, वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई महिला हमारे पास नहीं आ रही थी। अब उनका चाहे इसके पीछे जो भी कारण हो, मतलब एक बाहरी लोगों से असुरक्षा की भावना हो या जो भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि
हम समझते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके लिए जब हम जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ लेके भी जाते हैं, क्योंकि उनका एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं। तो वो उस सिस्टम से बाहर निकलना, उनको निकालना मतलब बहुत एक मुश्किल काम है, आज के डेट में भी मुश्किल काम है, क्योंकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आना भी नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग बहुत कोशिश किए, तब जाके हम लोग लगभग 30 ही महिलाओं को 30 का ही टारगेट था हमारा भी, कि 30 हो जाए तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। तो 30 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिलाया, और लास्ट दिन तक ऐसा इंटरेक्शन हो गया कि हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रोग्राम किया, और गांव के लोगों ने एक तरह से स्वागत करके हमारा मतलब विदाई समारोह किया, कि आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और मतलब हम लोग को भी अच्छा लगा कि कुछ अलग जगह पे कुछ हो रहा है। हम्म। तो काफ़ी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा उनके बीच में थोड़ा घुलना मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगभग हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है एक तरह से, लगभग 15 साल दिल्ली में बिताने के बाद, और यहाँ 10 साल रांची भी कैपिटल है, तो इसके बाद गांव का अनुभव जो होता है एक अलग ही अनुभव होता है। हम्म। इस चीज़ को गांव में जाने के बाद ही उसको महसूस किया जा सकता है कि गांव का क्या कल्चर है। उनके कल्चर को नज़दीक से देखना एक अलग ही अनुभव है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो एसोसिएशन है, इसके फ्यूचर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, या आने वाले 5 साल में इसके फ्यूचर को कहाँ देखते हैं आप? हम लोग जब इस एनजीओ को स्टार्ट किए, तो इस स्टार्टिंग के पीछे मेन थीम था कि हम लोग, कोई भी ऐसा आदमी मिलता है अगर मुझे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिंगल ही था, अभी कारवा बनता गया, तो कोई भी ऐसा आदमी मिलता है जिसको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, तो हम उसको मतलब अगर उदास है तो उसको एटलीस्ट स्माइल करा दें करेक्ट। कि भैया तुमको रोटी की ज़रूरत है, ये ले जाओ, आटा रोटी बना के खाओ, कपड़े की ज़रूरत है, ये कपड़ा ले जाओ। तो हमने स्टार्ट वहाँ से किया था, लेकिन आज के डेट में विज़न बढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा बड़ा करने की सोच पा रहे हैं ड्यू टू डोनर्स, जो भी हमारे डोनर्स हैं। और काफ़ी नाबार्ड से सपोर्ट मिला, फिर दूसरे एजेंसीज भी सपोर्ट दे रहे हैं, इसरा का सपोर्ट मिला। तो अभी हमारा विजन ये है कि हम लोगों को रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारा विजन ये है कि हम महिलाओं को कुछ ऐसा इंटरप्राइजेज बना के दें कि जिससे वो लोग अपना खुद से आगे बढ़े। जैसे उस पर बहुत सारे एजेंसीज काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये चीज़ है कि गांव में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, मतलब एक समूह को बढ़ावा दिया जाए, जिससे इसको बोला जाएगा, जैसे गुजरात में अमूल है, अमूल एक सहकारी संगठन है, संस्था है, एक लिज्जत पापड़ करके। लिज्जत पापड़ है। तो उसी प्रकार यहाँ भी पलास ब्रांड का एक शुरुआत हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। तो सेम थीम पे हम काम करना चाह रहे हैं कि हम गांव के महिलाओं को उस लेवल तक ले आए कि वो अपना ब्रांडिंग खुद से करें और अपने चीज़ों को खुद से मार्केट में बेच पाए। करेक्ट। मैडम से भी बात हुआ, आरती मैडम से, तो इनका भी सेम थीम है कि हम गांव में इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अभी जैसे मिलेट्स पे हम काम करने जा रहे हैं, तो मिलेट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो मिलेट्स हम कोशिश करें कि वो लोग उपजाएं और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और वो मार्केट उनको दिया जाए, और कि जहाँ पे वो सेल कर पाए। पर्टिकुलरली एक सही मार्केट का भी होना ज़रूरी है जी, क्योंकि आजकल जिस तरह से किसानों के हालात हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि उनको एक मार्केट, हम लोग पर्टिकुलर मार्केट दिलाएं जिससे उनका जो प्रोडक्ट अच्छे दामों पे मार्केट में बिक पाए। अभी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी आगे कितने योजनाएं हैं जो आने हैं अभी? देखिए, एक तो ये जो चल रहा है वो तो है ही। इसके अलावा एक चीज़ था मेरा कि एक अच्छी हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें
गरीब लोगों का अच्छे से इलाज हो, मतलब अगर हम लोग कर पाएँ आगे चल के, क्योंकि आपको भी पता है कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल खोलने में 100 करोड़ 200 करोड़ तो लग ही जाते हैं। तो उस लेवल पे जाके भी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग को वैसा कोई डोनर मिलता है तो एक स्कूल कर लें, एक हॉस्पिटल कर लें, तो उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी तो कुछ वैसा नहीं प्लान हुआ है कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन हम करेंगे उस चीज़ को। अगले 2-4 साल 5 साल में हम कर लेंगे। सर कोई ऐसी घटना याद है आपको या कोई ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर कर गई हो? क्योंकि जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया था तो आपने बताया था कि आपकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके वजह से आपने एक इतना बड़ा फाउंडेशन खड़ा किया है। तो इसके अलावा भी कोई ऐसा सिमिलर सा कोई स्टोरी आपको देखने को मिला होगा, या तो फिर गांव में या शहर में कहीं पे किसी बच्ची या बच्चे को लेकर के? जब हम लोग वहाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे को लेकर लगभग 2 महीना एम्स में रहे। अच्छा। मतलब एम्स दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में 2 महीने तक रहे। तो मेरे सामने लोग आते थे, कुछ इलाज करा पाते थे, कुछ नहीं करा पाते थे। वहाँ पे भी मैं अपनी वाइफ को छोड़ के और लाइन में लग के लोगों को, जैसे कोई आ रहा है अपना बच्चा लेके चिल्लाते, और तो ऐसे मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का मदद हो पाए। तो वो चीज़ मुझे इंस्पायर किया कि मतलब एनजीओ जो होता है कि लोगों की मदद करने के लिए एक, तो वो मदद की भावना वहीं से आई। तो मतलब इसकी भी, इस कहानी के जो इंस्पिरेशन था वो भी आपको उसी जगह से मिला उसी था जगह से मिला, जहाँ पे आप और वहीं से मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, पैसा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप पैसे से नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते हैं। 99% जो बोला जाता है कि प्रॉब्लम आप पैसे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 1% प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसको नहीं बोला जाएगा, जो हैपनिंग मिस हैपनिंग है, उसको आप पैसे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सर ये बहुत ही दुखद है, दुखद इस बात को लेकर के है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है जो आपने उनके लिए किया है। ओ। लेकिन देखिए, अगर मानिए तो वो कहीं भी हो, लेकिन उसको ये चीज़ देख के लग रहा होगा कि हाँ, आज के डेट में मुझे लग रहा है कि आधा झारखंड उसको जानता है, आधा बिहार उसको जानता है। मतलब जो भी नाम है, नाम एक नाम स्प्रेडिंग भी एक होता है ना, कि हमने अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाया। तो मेरा थीम वही था कि कम से कम आधा बिहार उसको जाने, दिल्ली जाने। जहाँ भी हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आरसी एसोसिएशन से ही हो रहा है। तो सर आपने क्या सीखा लाइफ के बारे में उसके बाद? आपको क्या लगता है कि लाइफ को लेकर के, जैसे फॉर अ ह्यूमन बीइंग, जब तक उसके फैमिली है तो उस बीच की लाइफ और उसके बाद की लाइफ, जब तक आपकी बेटी थी तब की लाइफ और अब की लाइफ में क्या चेंजेस आया और क्या आप मिस करते हैं? अम, मतलब बच्चे के बारे में तो स्पेशली बोलूं कि वो मुझे सिखाने आई थी। अगर पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में मैं बताऊं, तो उसने मुझे जीवन जीना सिखाया। मतलब मेरे अंदर, उसके पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो उसके आने के बाद कॉन्फिडेंस आया। मतलब सोचिए कि एक नॉर्मल आदमी, मतलब उसके पहले मैं एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन जब उस पता चला कि इस बीमार है, तो मुझे पता चला कि मेरे साथ कौन कौन है। मतलब मेरी अपनी रियल आइडेंटिटी पता चला। यहाँ का लोकल सांसद मेरे साथ है, देश का हेल्थ मिनिस्टर, असिस्टेंट हेल्थ मिनिस्टर में, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ है। अश्विनी सर अपने पीए को भेज के फॉलोअप लेते थे। ये यहाँ उस समय तत्कालीन सांसद जो थे, वो अपने पीए को भेज के ले रहे हैं अपडेट, अपडेट। अपडेट ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली कि हम लोग, मतलब एक होता है ना कि अपनी ताकत को खुद नहीं पहचान पाते हैं, करेक्ट। लेकिन जब आपके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ आता है जो जिसको बोला जाता है कि अपग्रेड योर लिमिट्स, तो उसने मेरी लिमिट को अपग्रेड किया। मतलब सोचिए कि बैंक मुझे फाइनेंस कर रहा है, बैंक मुझे फाइनेंस कर रहा है इलाज के लिए, करेक्ट।
कि सर आप इलाज कराओ, हम आपको पैसे की दिक्कत नहीं होने देंगे। मतलब उस लेवल पे जाके सबने सपोर्ट किया मुझे। और जो एक उसके पहले मेरा जो था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के तरफ मेरा झुकाव थोड़ा हो गया था बीच में, कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते हैं, लोगों के प्रति जो भावना मेरा था वो बदल गया। मतलब उस समय मुझे लगा कि नहीं, दुनिया अच्छाई भी है। सोचिए, लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे बेटी के लिए ब्लड चाहिए था। एयरफोर्स कैंप के 20 जवान जाके मेरी बेटी के नाम से ब्लड दे के आए। मतलब मेरी बेटी को तो ब्लड मिला ही मिला, उसके साथ 4 लोगों को और मिल गया। तो मतलब ये उस समय मुझे पता चला कि नहीं, दुनिया में बुराई नहीं है, दुनिया में अच्छाई भी है। जो आप बोल रहे हैं ना कि दुनिया में बुरे लोग हो गए हैं ना, करप्शन बढ़ गया है, लोग दूसरे का पैसा लूट ले रहे हैं, एनजीओ गरीबों का भलाई करते करते अमीर हो जा रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि नहीं, दुनिया में अच्छाई भी है। मतलब मेरा फिनेंशियल स्ट्रांग रहा पूरे ट्रीटमेंट में, मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहा। यहां तक आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रेस कोर्स से मेरा बुलावा आ गया था। काश तो तुम बिल्कुल मत घबराना, हम लोग पूरा तुम्हारे साथ हैं। सर, आपके यहाँ तक के सफ़र में मैम का, यानी कि आपकी पत्नी का कितना सहयोग रहा, और आप लोगों ने एक दूसरे को किस तरीके से 100%, 100%, सपोर्ट किया? 100%। आप देखिए, थोड़ा मैम के बारे में बताएंगे? मतलब उसका सपोर्ट तो 100% रहा। मतलब आप जो लाइफ में फेजेस हमने देखा, इसके बाद हम लोग को दोनों को टूट जाना चाहिए। मतलब सडनली मेरे बेटी का डेथ हुआ, उसके बाद कोविड टाइम में फिर पापा एक्सपायर हुए। आफ्टर डेथ तो हम लोगों को बिखर जाना चाहिए था। लेकिन वो जो थॉट था ना कि देने से बढ़ता है, मैंने उस थॉट को पकड़ के अपने लाइफ को आगे बढ़ाया। मतलब देने से बढ़ता है, सच में बढ़ता है। आप दे के तो देखिए। द पावर ऑफ स्पेंडिंग मनी। नहीं, स्पेंडिंग नहीं, डोनेट डोनेट। डोनेट। मतलब चीजों को छोड़ देने से वो आगे और बढ़ते जाता है। अट्रैक्ट होते हैं वापस। अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप चीजों को फेंक रहे हैं, फिर वापस आ जा रहा है आप ही के पास। तो छोड़ देने से ही बढ़ता है। तो वाइफ ने इस चीज में मेरा काफी सपोर्ट किया। आपको एक फनी ये बताता हूँ। मैंने जिस दिन जॉब छोड़ा, ठीक है, तो जॉब छोड़ा तो मैं वाइफ को मैसेज किया कि जॉब छोड़ दिया, घर आ रहा हूँ। तो वाइफ का चैट था, रिप्लाई चैट, मेरे ऑफिस में सबको पता है। वाइफ का रिप्लाई चैट था कि घर आइए, हम चावल कुकर पे चढ़ा दिए और बस बनने ही वाला है। तो सोचिए, इतना सपोर्ट करने वाली है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि आप जॉब छोड़ दिए तो क्या कीजिएगा आगे। उसको पता है कि ये कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। और इस घटना को 3 साल 4 साल हो गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग हैं वो भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, और वो इस चीज़ का शिकायत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे करते रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या सोच है कि आप किस तरीके से उन लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल जाए? देखिए, लोगों का जो आज के डेट में हो गया कि जल्दी पेशेंस कम हो गया है लोगों में। जल्दी पैसा कमाने, एक तो चीज़ हो गया है जल्दी पैसा कमा लेना है। दूसरी चीज़ हो गया है कि दूसरों को दिखाना है। दूसरे के हाँ, शो ऑफ का ज़्यादा हो गया है। दूसरे के दिखाने के चक्कर में हम अपना मेंटल हेल्थ खोते जा रहे हैं। तो मेरा तो यूथ को लेके यही चीज़ रहता है कि हमेशा मेरे पास जो भी जूनियर्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबू तुम 2 चीज़ याद रखना लाइफ में, कि कोई भी चीज़ अपने नियत समय से पहले नहीं होता है।
मेरे पापा हमेशा एक लाइन कहते थे कि बेटा कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ होता है अपने समय पे ही होता है। जैसे एक लाइन है ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होत। तो हमेशा ये चीज़ समय पे ही होता है। आप कितना भी कर लीजिए, आपकी नियति वहीं ले जाएगी जहां आपको जाना होगा। तो मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा तुम लोग एक जो सोचते हो कि इस साल हम फाइनल ईयर में है, अगले साल जॉब लग जाएगा, उसके अगले साल फ्लैट ले लेंगे, अगले साल मर्सिडीज ले लेंगे, तो ये लाइफ मर्सिडीज और जॉब के लिए नहीं है कि तुम ईएमआई पे आईफोन खरीद ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, फिर जॉब छूट जा रही है, फिर तुम लोग टेंशन में आ जा रहे हो। तो ये लाइफ इसके लिए नहीं बनी है, लाइफ को एंजॉय करो। सर आपको क्या लगता है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि यूथ के बीच में भी और हमारे बीच में भी एआई के बारे में ढेर सारी बातें हो रही, तो ऐसा लोग समझते हैं कि एआई के आने की वजह से जॉब में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और जॉब कई लोगों के जॉब भी खाए खाए जा रहे हैं, ऐसा के मतलब आमतौर पूछ चार वाली भाषा में। तो आपके इंडस्ट्री में एआई का क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या पड़ा है या फिर आप उससे सिर्फ नहीं, एआई से फर्क तो पड़ेगा। देखिए ह्यूमन का ये बिहेव है कि ह्यूमन अपडेट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एआई आने से आपका जॉब चले जाएंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है एआई आने से न्यू जॉब जनरेट होंगे। जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, लोग इसकी वजह से भी और जल्दी ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें और आसान होती जाएंगी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि हम एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई, कोई भी डाटा निकालना, किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट को एनालाइज करना। और मान लीजिए कि मैं जैसे पर्सनली चैट जीपीटी यूज करता हूँ, तो मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होता है तो चैट जीपीटी को कॉल करता हूँ, चैट जीपीटी अपना रिप्लाई कर देता है। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे बनाना है, उसका इम्पैक्ट देखना है, तो मैं विद इन मिनट कर लेता हूँ। तो जो चीज़ें मुझे करने में 1 घंटे 2 घंटे लग जाते थे, तो सेम चीज़ मुझे जल्दी मिल जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आज के यूथ को ये सोचना चाहिए कि जो आप लेट नाइट वर्क करते थे, जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता था कामों चीज़ों को करने में, तो एआई आने से वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, आपको एडिटिंग आसान हो जाएगी, परफेक्शन अच्छी हो जाएंगी। तो एआई मुझे लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बना देगी। और एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आजकल के डेट में जो पेरेंटिंग है उसके उसको लेकर के आपका क्या विचार है कि जो बच्चे होते हैं आजकल देख रहे होंगे कि उनको माँ बाप खुला छोड़ देते हैं, फिर बच्चे कहीं ना कुछ गलत करते हैं, मोबाइल के लत में पड़ जाते हैं, गैम्बलिंग वगैरह में। तो उस बारे में आप कैसे पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे? देखिए मेरा एक 12 साल की लड़की है, एक 5 साल का बेटा है। तो पेरेंटिंग के बारे में मेरा मानना है कि आप बच्चों को चीज़ें अवेलेबल कराइए। मैंने एक टैब दिया है, बेटी को एक टैब दे दिया है, बेटा के पास भी मोबाइल है, ठीक है। मेरा बेटा 5 साल का है, उसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। आप उसको सिखाइए कि बेटा इसको 1 घंटा यूज करना है, उसको आधा घंटा यूज करना है। घर में गाड़ी होना बुरी बात नहीं है, घर में टीवी होना बुरी बात नहीं है। आप बच्चों को यह सिखाइए कि उसको यूज कितना करना है। पेरेंटिंग मीन्स कि आपको उसको बताना है कि सही चीज क्या है, एजुकेट करना है प्रॉपर वे में। उसके बारे में उसको सही चीजें बताना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम बच्चों को डांटने लगते हैं, हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम बच्चों को रिंग मास्टर की तरह सोचते हैं कि हम मतलब कोड़ा बरसाएं और वो अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। हम कंप्यूटर की तरह सोचते हैं कि हम की दबाएं और वो अपना जैसे हमने प्रोग्रामिंग की है वैसे वो करे। लेकिन बच्चे इंडिविजुअल हैं, हमको उनको प्रेशराइज नहीं करना है, हमको उनको सही चीजें, सही और गलत की जो फर्क होता है, जैसे आपको बताना है कि बेटा ये सही चीज है, ये गलत चीज है। अगर आपने बचपन से ही वो चीज उसको बता के रखा है
तो मुझे नहीं लगता है कि वो टीनेज में बहकने वाले हैं। और दूसरा चीज है कि माँ बाप में किसी एक को, मतलब माँ बाप दो एंटिटी हैं, तो किसी एक को जैसे बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रहना चाहिए कि बच्चा आके खुद आपको बताए कि पापा पापा आज ये मेरे घर ऑफिस में ये हुआ, पापा पापा मेरे स्कूल में ये हुआ। तो ये चीजें बच्चे, और बच्चों के साथ हम लोग जैसे अपना बता रहा हूँ, हम लोग अभी भी साथ में खाना खाते हैं। मतलब ये हमारे, हाँ पूरी फैमिली, उस समय नो मोबाइल नो टीवी। मतलब ये मेरे घर में पिछला 3-4 साल से 5 साल से ऑलमोस्ट है। पहले भी था, मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ थे तो भी ये कल्चर था, लेकिन अभी बच्चे के साथ भी हम लोग वही सिखा रहे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम खाना खाने बैठते हैं, मेरा बेटा खुद जाके टीवी बंद करता है अगर चल रहा होगा तो, पापा टीवी चल रहा है इसको बंद कर देते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। मतलब ये चीजें आपको पेरेंटिंग में सिखाना है उनको कि ये गलत है ये सही है, तो वो सीख जाते हैं, मेरा विश्वास है ऐसा। और दूसरा चीज है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि नशे में बहक जाते हैं, मोबाइल में ये हो जाता है, तो इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। अगर आपको, पहला तो विश्वास रखना है कि आपके ही बच्चे हैं, बच्चा तो आप ही का है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बाप हूं तो बेटा तो मेरा ही है, तो पहली बात तो मेरे जैसा होगा। तो आपको पता है कि आपका बच्चा क्या करेगा, तो वो चीज पे आपको नजर भी रखनी है। पेरेंटिंग का मतलब ही वही होता है कि आपको उसको समय समय पे गाइड करना है। सर एक हमारा दौर था जहाँ पे हमें बहुत सप्रेस किया जाता था, और आज एक दौर है जहाँ पे ज़्यादातर करके कई हद तक उनको फ्रीडम दिया जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या लगता है आपको, कि वो हमें जो सप्रेस किया जाता था वो सही था, या अभी जो फ्रीडम मिल रहा है इससे बच्चे ज़्यादा ही मतलब अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पा रहे हैं, या उनकी लर्निंग भी काफ़ी फास्ट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम? देखिए इसमें साइंस का सिद्धांत भी बोलता है कि हर अगला जनरेशन पिछला जनरेशन से अच्छा होता है। और हिस्ट्री भी बोलता है कि हिस्ट्री के गलत चीज़ों से हम आगे जाके अच्छी चीज़ें करते हैं, सीख के और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये सही है कि हम लोग बचपन में बहुत कुटाए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब लोग कुटाए हैं। और हम लोग को तो टीवी भी नहीं देखने दिया जाता था कि टाइम पे पढ़ो, 7 बज गया पढ़ने का टाइम हो गया। तो हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जो इस मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं। तो मुश्किल है कि हाँ, इसके बाद आप बच्चों को नहीं पीट सकते हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स ना गुजरना पड़े उस हम्म, इस तरीके से जी सही बात है, सही बात। अच्छा, जी जनरेशन के बारे में काफ़ी बातें होती है, जनरेशन जेड, जिसमें लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, वो कई बार ऑफिस में बोलते हैं नहीं मुझे इतना ही देर काम करना है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, यानी कि वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहते। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन क्या है इस बारे में, क्या वो सही है गलत है? देखिए चीज़ को क्या ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे वो और बेहतर हो सके और हमारे भी फेवरेट हो सके? देखिए अब हम लोग को ये सोच के रखना होगा कि आने वाली जनरेशन हमारे जनरेशन से अलग है, अलग है। पहली बात तो ये है। और एज ए एम्प्लॉयर इस चीज़ को मैं भी झेल रहा हूँ क्योंकि वो लोग चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रेस को वो लोग नहीं लेना चाहते हैं जिस स्ट्रेस में हम लोग आके काम किए हैं। मैं खुद रात में 10 बजे 11 बजे तक काम किया हूँ, फैमिली को छोड़ के हम लोग ऑफिस को ज़्यादा प्रेफर किए हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो अपने गार्जियंस के सीख को या लोगों के सीख को देख के, देखिए हर ऑफिस में ऐसी कहानी हुई है कि आपके जो भी सीनियर वर्कर हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उसको देख के आगे वाले वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। वही चीज़ कहानी आ गई, फिर हिस्ट्री को देख के वो लोग आगे नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपका ऑफिस है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई ऐसा स्टाफ है जो रात को 10-10 बजे काम कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है
कि वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो जेन जी ने इस चीज़ को सीख लिया कि हम अपना फैमिली को आगे रखेंगे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली। ये चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली। फर्स्ट नंबर पे आपकी फैमिली होगी, सेकंड नंबर पे आपका ऑफिस होगा, थर्ड नंबर पे आपकी सोसाइटी है। क्योंकि आप हर जगह थोड़ी लड़ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू उनको लेके ये है कि वो लोग, जैसे मैं बोलता भी हूँ कि तुम लोग अपना बर्थडे मनाते ही हो, अपने दोस्तों का भी बर्थडे मनाते हो, परिवार में कोई होता है उनका भी बर्थडे की छुट्टी लेते हो, तो साल में तुम लोग को कितनी छुट्टी चाहिए? तो उनका कहना यही है कि सर हम सैलरी कम लेंगे, पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन हमको स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हमको फ्रीडम चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, हमको फैमिली के साथ समय बिताना है। ये चीज़ मैं भी मिस करता हूँ। हम लोग की जब शादी हुई थी, मैंने फिर 3 दिन की छुट्टी ली थी, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन की छुट्टी ली थी। उसका आउटपुट क्या है मेरे पास? मैं अपने लास्ट मूवमेंट में पापा के साथ नहीं रह पाया। उसका आउटपुट मेरे पास क्या है? पापा एक्सपायर हुए, मैं ऑफिस में था, तो उसका आउटपुट मेरे पास क्या है? कुछ आउटपुट होना चाहिए ना कि मैंने उस दिन ज्यादा कमा लिया। लेकिन हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल समझिए या उस चीज से बंध गए थे कि हमको 10:30 में ऑफिस पहुंच जाना है, हमको लेट नाइट काम करना है। अपने आप को उस चीज से बांध लिए थे। जेन जी उस चीज से नहीं बनना चाहती है। जेन जी आपके साथ है, वो जहां है वहीं के हैं। मतलब उन्होंने लाइफ को अच्छे से जीना सीख लिया है। आप इसको अच्छा समझिए, बुरा समझिए, ये आपका व्यू है। वो मस्त है अपने लाइफ में, उन्होंने लाइफ को जीना सीख लिया, हमने उस लाइफ को मिस कर दिया। करेक्ट। मैं अपनी वाइफ के साथ उतना क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाया जितना आज जेन जी अपने चाहने वाले के साथ, माँ बाप के साथ बिता पा रहे हैं, फैमिली के साथ बिता पा रहे हैं। हम लोग अपने माँ बाप के साथ वो टाइम नहीं बिता पाए। और मैं तो सबको बोलता हूँ, अब तो मैं खुद बोलता हूँ, जब से मैं इस सेक्टर में आया हूँ तब से खुद बोलता हूँ, भैया फैमिली को सबसे एक नंबर पे रखो। आज अगर माँ बाप जाते हैं आपके साथ छोड़ के, तो फिर वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। ये जो आपके लाइफ का 5 साल 10 साल समय है, वही आपके लाइफ का सबसे बेस्ट समय है। बचपन जो आपका 5-10 साल था वो बेस्ट था, अभी जो आपका 5-10 साल है वो बेस्ट है। इन बिटवीन आप काम करते रह जाएंगे। फैमिली सर वापस आते हैं हम लोग आपके एनजीओ वाले सेक्शन में, कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर अगर आपके साथ वो जुड़ना चाहे तो कई बार ऐसे उनके दिमाग में होता है कि नहीं, अगर हम एनजीओ के साथ में काम करेंगे तो हमें एक अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, या तो हमें फ्री में काम करना पड़ेगा, फ्री। तो उस बारे में आप क्या उनको बताना चाहते हैं कि कितना स्कोप है एनजीओ में? एनजीओ में स्कोप तो है। स्कोप मीन्स किस? नहीं, मैं उसके करियर प्रोस्पेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से वो एनजीओ में अपने करियर को देखे, कि लोग को हेल्प करते हुए अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाए। नहीं, अगर वो ये सोच के आ रहे हैं अगर एनजीओ सेक्टर में कि हम कॉरपोरेट जैसे ज़्यादा, हाँ, हैंडसम सैलरी मिल पाएगी, तो वो एक थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन मोटो है लोगों की सेवा करना। मेरे जैसे एनजीओ का, बाकी एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो अच्छी सैलरी देते हैं, जो पुराने एनजीओ हैं, तो एनजीओ का स्कोप अच्छा है। इस प्रोस्पेक्टिव में अच्छा है कि आप अगर एक एस्टाब्लिश एनजीओ में जाते हैं, तो एस्टाब्लिश एनजीओ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, अच्छा काम भी होता है, आप काम सीखते भी हैं, बहुत सारा काम सीखते हैं। एनजीओ के लिए अलग पढ़ाई होती है, एमएसडब्ल्यू होता है, इसके लिए कोर्स भी करना पड़ता है? हाँ, मास्टर इन सोशल वर्क होता है। ओके। हाँ, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर है। ग्रेजुएशन आप ये भी कोर्स कर सकते हैं ताकि आप हाँ, सोशल सोशल वर्क। वर्क में आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो
वो करके और अच्छे एनजीओ में लोग जाता है। यूनिसेफ भी आपका एनजीओ है, यूनिसेफ एनजीओ है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी एनजीओ बेस्ड काम करती है, जो उनका सोसाइटीज़ हैं, कॉरपोरेटिव्स हैं, LIC कॉरपोरेशंस हैं, तो काफ़ी हैं, फाउंडेशंस हैं। तो सरकार भी करती है एनजीओ बेस्ड काम, तो इसमें आपका अच्छा है। हम लोग के एनजीओ में भी अच्छी सैलरी देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ कम होते हैं। 2 कारण है इसके अच्छी सैलरी देने का। पहला तो स्टाफ कम होते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि हमको खुद प्रॉफिट नहीं कमाना है इस सेक्टर से। अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया भी कमा रहे हैं, तब मेरा मेन चीज़ होता है कि हम अपने स्टाफ में ही बांट दें, क्योंकि मेरे लिए ये कमाने की जगह है ही नहीं। मेरा एनजीओ खोलने के पीछे वो मोटो था ही नहीं कि हमको पैसा कमाना है। तो मेरा था कि लोगों को लेके चलना है, लोगों को थोड़ी खुशी दे दें, तो उसके लिए हमने एनजीओ खोला था। करेक्ट। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा जाते जाते कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। और दूसरा ये, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके इस संस्था के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो आप तक कैसे रीच आउट करें, क्या प्रोसेस है? देखिए, आज के युवा को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इंतज़ार करो, थोड़ा संयम रखो, अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। चीज़ें समय पे हो जाएंगी, चीज़ें समय पे ही होती हैं लोग। और दूसरी चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं वो उसको पहचानो। आप हमेशा ये मत सोचो कि ये जो बोलता है ना उसमें कि ये लाइफ रेस है और इसमें भागनी है, तो ये लाइफ रेस नहीं है। आप 1 दिन समय ले लीजिए, 2 दिन समय ले लीजिए, 10 दिन समय ले लीजिए, और सोचिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। और जब एक बार सोच लीजिए कि ये काम मुझे करना है, बस उसमें लग जाइए। आपको फिर ये नहीं देखना है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। वो असेसमेंट समय करेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड बन के रहना नहीं है, नहीं, आपको रिजल्ट, सिर्फ कर्म करने हैं। हाँ, कर्म करना है, फल की इच्छा और नहीं कि करनी अगर है। आप अच्छा काम कर रहे हो तो रिजल्ट भी आपके फेवर में ही आएगा। रिजल्ट आपके फेवर में आता है, करेक्ट। ये मैंने करके देखा है। अगर आप सच्चे दिल से करोगे, आपकी नीयत अच्छी रहेगी, फल आपको मिलेगा। और अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग आते हैं। इस दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझ रहा है। लोग आते हैं, लोग अच्छे होते हैं, लोग मदद करते हैं। चलते चलते एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि ये एक अध्यात्म और मेडिटेशन, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर किस हिसाब से है अकॉर्डिंग टू यू? चलिए, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने शुरू किया है यूथ, तो आज के यूथ को मेंटल पीस के लिए सबसे पहला तो अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जो भी धर्म जुड़ा हुआ है, मैं पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म को जानिए। उस धर्म में ध्यान और जो भी पूजा पद्धति है उसमें मेडिटेशन को एक अलग ही महत्व दिया गया है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, एक मेडिटेशन का एक अलग ही स्थान है उसमें। तो आज के यूथ को, जो हम लोग मेंटल पीस की बात कर रहे थे, अगर आज का यूथ अपने जीवन में, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, आप सिर्फ अगर 5 मिनट जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह पे अगर आप 5 मिनट अपने, जिस भी भगवान को पूजा करते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर आप 5 मिनट ही सिर्फ समय दे रेगुलर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में एक अलग बदलाव आएगा। अगर आप अपने जिस भी भगवान को समझते हैं, अगर अपने माँ बाप को भगवान समझते हैं, बस 5 मिनट अपने माँ बाप को याद कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी अपने सारे व्यूअर को देता हूं कि उनके लाइफ में एक अलग ही बदलाव आ जाएगा।
सिर्फ 1 महीना के अंदर। ये 5 मिनट आपके ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय होंगे। चाहे आप किसी भी टाइम में आप मेडिटेशन कर लो, अध्यात्म कर लो। जहाँ पे आप बैठे हो, जिस हालत में हो, वहाँ पे आप एक मेडिटेशन कर सकते हो। सिर्फ आपको आंख बंद करना है। सर आप मेडिटेशन करते हैं? सुबह मेरी वाइफ का लगभग 4 बजे का टाइम है और मेरा 4:30 से लेके और 5 बजे का, मतलब वो आधा घंटा मेरा पूजा पाठ और मेडिटेशन में ही जाता है। तो आपकी कुछ हॉबी भी है, लाइक बुक पढ़ना वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं आप? बुक तो पढ़ना, मतलब मतलब मुझे लग रहा है कि ये 20 साल से मेरा हॉबी ही है। तो आप कोई ऐसे 3 बुक्स जो रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो बहुत ज़रूरी है, जो लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा? देखिए, हम लोग तो मेरा बेसिक जो है वो तो धर्म से जुड़ा ही था। तो पहला तो मैंने भगवत गीता पढ़ा। मैंने ये अज्यूम भी किया था कि पहला नाम आप भगवत गीता का ही लेंगे। पहला तो भगवत गीता था, डेल कार्नेगी का, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल। एक ये बुक है। उसमें उसकी 3 बुक हैं डेल कार्नेगी की एक्चुअल में। पूरी श्रृंखला है 3 बुक की। जिसमें पहले बुक में वो ये करते हैं कि पहले बुक में ये सिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को कैसे पहचानें। दूसरे बुक में ये कहते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस करें। तीसरे में सिखाते हैं कि लोगों से कैसे डील करें। डील कैसे करने अलग अलग लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। अलग अलग लोगों की जो परवरिश बोला जाता है, जो उनका लालन पोषण जो हुआ है, तो वो अलग अलग तरीक़ों से हुआ है। सेम ह्यूमन नेचर के 2 लोग आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है सीखना लाइफ में। लड़कियों को इनबिल्ड होता है, लड़कियां साइकोलॉजी ज़्यादा जानती हैं। उनको पता है कि लोगों से कैसे काम निकलवाना है। तो उनको आता है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है। और लेकिन हम लड़कों, हाँ हाँ, इन्फ्लुएंस, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। और हम लोगों को वो चीज़ सीखनी पड़ती है। हम अपने इमोशंस को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे बोलता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द रोते नहीं हैं, एक बना दिया गया है कॉमन चीज़। लेकिन मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी रोता है। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इमोशन को एक्सप्रेस करने की भगवान ने शक्ति दी है औरतों को, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेस हैं इस फील्ड में। तो यही चीज़ है। होपफुली सर मज़ा आया होगा आपको इस इंटरव्यू में। बिल्कुल 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 कि आप यहाँ आए और आते रहिए। बिल्कुल, अगला बार भी आएंगे और अगली बार नई कहानी के साथ आएंगे। आई होपफुल कि कुछ ज़्यादा ही कहने के लिए होगा मेरे पास। आप एक अच्छे मोटिवेशनल आई थिंक टीचर भी है, जो आप लोगों को शिक्षित भी करते, सिखाते भी, समझाते भी है। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं आरसी एसोसिएशन से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जा कर के डायरेक्टली सर से आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं ताकि आपका एक हेल्प जो है वो गरीबों तक पहुँचे, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं आरसी फाउंडेशन के माध्यम से, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। सर आपका भी कुछ मैसेज हो तो बता सकते हैं फॉर व्यूअर्स। हाँ, आप लोग अपने आसपास जो भी नीडी दिखें, मेरा कहना ये है कि सिर्फ मदद जो होती है वो पैसे से नहीं होती है। मदद जो होती है वो नीयत से होती है। तो आप अपने को देखें और आपको जितनी हो सकती है उतनी दूसरी लोगों को मदद करें।
तो ये जो होती है ना कि आप किसी की मदद करते हो, कहीं और का किया कहीं और ज़रूर मिलता है। तो आप अगर मदद कर रहे हो किसी को, तो आपके बच्चों को, आपके घर के लोगों को कोई ना कोई ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।